जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, स्प्रिंग 2023 का अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेशन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये कंसोलिडेशन का। मीन्स उसने दिखाने में तो आसान सा बनाया क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी बहुत टेक्निकलिटीज इसके अंदर उसने दी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए? हर बंदे का अपना अपना सीखा हुआ तरीकाकार होता है। मेरे नज़दीक सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? फॉर्मेट बनाना चाहिए। पहले नंबर पर फॉर्मेट, उसके बाद आगे कहानी। हम कैसे करते हैं? हम जो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की क्या है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, इन अकॉर्डेंस विद द IFRS प्रिपेयर AL's कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 22। थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेते हैं हम, ताकि आपको नज़र ज़रा मज़ीद बेहतर तौर पर आ जाए। लें जी, बोल्ड भी कर देते हैं, मज़ीद बेहतर नज़र आ जाए। बेहतर हो गया जी कैमरे के अंदर? ठीक है जी। तो रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की है। सबसे पहला काम, हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर। ये देखेंगे हमारे पास दो आ रही हैं या तीन नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक सब्सिडी होती है, एक एसोसिएट होती है और एक पेरेंट होती है। हमें सबसे पहले ये पता करना है पेरेंट कौन सी, सब्सिडी कौन सी। समराइज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एल्यूमिनियम लिमिटेड एंड सिल्वर लिमिटेड, यहाँ तक तो नहीं पता चला। नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखते हुए इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट AL में आ रही है, इधर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये पेरेंट है, ये सब्सिडी या एसोसिएट है। क्या है? सब्सिडी या एसोसिएट। पहली या दूसरी एडजस्टमेंट में आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा कि कौन सी पेरेंट कौन सी सब्सिडी। ऑन 1 जनवरी 22 AL एक्वायर्ड 70% इन SL। यहाँ से पता चल गया आपको सब्सिडी कौन सी है, S, और A वाली क्या है, पेरेंट। तो आप क्या काम करेंगे? आप जाएंगे और फॉर्मेट के अंदर ये वाला डाटा पुट इन कर देंगे। क्या करेंगे? ये वाला डाटा पुट इन कर देंगे। पूरा डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में, बस आपने लिख देना है। आपके सामने ये डाटा है, मेरे पास हाथ में भी क्वेश्चन है, मैं इधर आके डाटे को जस्ट क्या कर दूंगा, पुट इन कर दूंगा। मैंने फॉर्मेट पहले से बना दिया। 7 4 अदद T अकाउंट्स बनाए हैं। पहला T अकाउंट कौन सा है? एडजस्टमेंट अकाउंट। ये यूज होगा फॉर वर्किंग ऑफ गुडविल। बेटा ब्लैक मार्कर जरा एक दो और ला देना, ये ठीक नहीं है जी। ये सही है ये वाली, लेकिन ये ले जाएं। नहीं, इनक है इसके अंदर, बस लिखा वो अजीब सही जा रहा है। अगला है जी सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग। एक है जनाब आपका कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट, और एक है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का अकाउंट। ये 4 अकाउंट बनने ही बनने होते हैं। एक गुडविल की वर्किंग, एक सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग, एक कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग, और एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये हमें कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहला काम करना है, आपने यहां से डाटा उठाना है और कहां पे लिखना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उठा के जस्ट पुट इन करना है। 1160 और 960
प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आप जमा कर देंगे 1160 जमा 960। नेक्स्ट डाटा है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये लिख देंगे आप 440 जमा 290। नेक्स्ट डाटा है आपके पास इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट। हमें नहीं पता इसमें क्या क्या कुछ है, हमें नहीं पता इसमें क्या क्या कुछ है, कितना कितना है, तो इसका अलहदा से एक टी अकाउंट भी बना सकते हैं और फेस के ऊपर भी यहां पे लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं, यहां से निकाल कर फिर से हो सकता है आपको क्या करना पड़े, एक अदद टी अकाउंट के अंदर लेकर आना पड़ जाए, ताकि वहां से आप इसके क्या कर दें, हिस्से बखरे कर दें, एसोसिएट की कितनी है, सब्सिडी की कितनी है क्या नहीं है। तो बेस्ट तरीकाकार ये है कि हम इसको क्या कर देते हैं, एक टी अकाउंट बना के इन्वेस्टमेंट्स के नाम से 1000 लिख देते हैं बस। एज पर ट्रायल बैलेंस ये 1000 क्या आ रहा है डेबिट साइड पर, डेबिट वाली चीज डेबिट में, क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट में जाएगी। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट लिखी गई। नेक्स्ट क्या चीज है जी, इन्वेंट्रीज 365 और 190 इन्वेंट्रीज में जाएंगे और 365 जमा 190। पेरेंट और सब्सिडी को इकट्ठा करना है, अगर 7 कॉलम एसोसिएट का होगा उसको शामिल नहीं करना। अदर करंट एसेट्स 295 270 295 जमा 270। आपका आधे से ज्यादा काम फेस के ऊपर ही पहले से बिल्कुल स्टार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या चीज है जी, आपके पास शेयर कैपिटल है 1400। फेस के ऊपर सिर्फ पेरेंट का शेयर कैपिटल लिखना है, यहां पे क्या करना है, सिर्फ पेरेंट का यहां पर आता है 1900। सब्सिडी का शेयर कैपिटल हमने एक्वायर किया होता है, नेट एसेट्स में लेना होता है और ये वर्किंग ऑफ गुडविल में जाता है। कितना है जी 800। 1400 उधर आ रहा है, मैंने 1600 लिख दिया, 1900 लिख दिया, 1400 आना है जी 1400। और सब्सिडी का है हमारे पास 800, ये वर्किंग ऑफ गुडविल में जाता है। क्रेडिट होती है नेचर, क्या होती है जी इसकी नेचर, क्रेडिट होती है। हम यहां पर लिख देंगे एस का शेयर कैपिटल 800। शेयर प्रीमियम 550, ये जाएगा सीधा सीधा सा पेरेंट का इधर जाएगा और सब्सिडी का यहां पर ही आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, जीरो है, कोई मसला नहीं, हमने लिख दी है। रीवैल्यूएशन सरप्लस, पहले ऐसा इसकी कहानी पहले कभी नहीं की गई हुई, एक हिसाब से पहली दफा टेस्ट हो गया। क्या जी 105 क्या चीज आ गई है, और ये किसकी आई है, सब्सिडी की, कोई मसला नहीं है। सब्सिडी की जैसे रिटेन्ड अर्निंग है वैसे ही क्या करते हैं, एक अकाउंट खोल देते हैं हम शेयर कैपिटल का। मुझे नहीं पता यहां पर शेयर कैपिटल कितना जाना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस जाना है कितना जाना है, और अलहदा से कितना है। तो मैं फॉर द टाइम बीइंग क्या करूंगा, मैं एक सब्सिडरी का रीवैल्यूएशन सरप्लस 150 ओपन कर दूंगा। ये है बैलेंस शीट डेट का, किसका, बैलेंस शीट डेट का। नेक्स्ट है जी आपके पास क्या चीज, रिटेन्ड अर्निंग 618 और 445। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग यहां पर आनी है कौन सी, बैलेंस शीट डेट की। क्रेडिट होती है ना, क्रेडिट होती है जी, ये कोई और होती है 618, हम यहां पर लिख देंगे 618। नेक्स्ट क्या चीज है जी 445 सब्सिडी की, तो सब्सिडी की सब्सिडी में लिख देंगे। एस की रिटेन अर्निंग, सब्सिडी की रिटेन अर्निंग कौन सी डेट की, बैलेंस शीट डेट की। कितनी है जी 445 445। इस बेचारे ने तो जवाब दे दिया, क्या कर दिया है, जवाब दे दिया है। इतनी सी देर के अंदर हमारा एक अदद मारकर खत्म।
फिर कहते हैं कि वसीम अकरम तो मारकर खाता है। मैं कहता हूँ खुद कि मैं तो मारकर खाता हूँ। अच्छा जी, कितना आ गया नेक्स्ट? रिटेन्ड अर्निंग 618 और 445 लिखी गई। फिर क्या चीज़ है? लाइबिलिटी है 692 और 315। 692 और 315, 692 प्लस 315। कहानी हो गई। सारी चीज़ें किधर चली गई? अपनी अपनी रेलेवेंट प्लेसेस के ऊपर चली गई, जिधर जिधर जाना चाहिए। डेबिट में, क्रेडिट में हमें 3-4 चीज़ों का पता है। शेयर कैपिटल यहाँ पर आ जाता है सब्सिडी का, बैलेंस शीट डेट की रिटेन अर्निंग पेरेंट की यहाँ पर कंसोलिडेटेड में, सब्सिडी की सब्सिडी में। और हम सारी की सारी आगे चीज़ें क्या करेंगे? डबल एंट्री के जरिए करेंगे। डबल एंट्री बनाते जाएंगे, एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे, डबल एंट्री बनाते जाएंगे और पोस्ट करते जाएंगे, साथ साथ पोस्ट करते जाएंगे। ले जी, एडजस्टमेंट नंबर 1 ऑन 1 जनवरी 22। हमारा साल कौन सा है? हमारा साल कौन सा है? 31 दिसंबर 22, साल के पहले दिन। 1 जनवरी 22 EL acquired 70% शेयर होल्डिंग इन SL फॉर द फॉलोइंग कंसिडरेशन आ गई जी। मीन्स इन्वेस्टमेंट। मुझे यहां पर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी चाहिए, इस जगह पर यहां पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में से नेट एसेट वगैरह एडजस्ट करके क्या करेंगे? हम गुडविल बनाएंगे। और टोटल इन्वेस्टमेंट कहां पे पड़ी हुई है? यहां पर। इसमें से सेपरेशन करनी है हमें एसोसिएट की और सब्सिडी की, और अगर कोई और भी है तो। इश्यूएंस ऑफ 20 मिलियन शेयर ऑफ AL आफ्टर 1 मंथ ऑफ एक्विजिशन। अभी से फौरी तौर पर नहीं, 1 महीने के बाद इशू होंगे। जब एक्वायर किया था मीन्स फरवरी को। द मार्केट प्राइस ऑफ AL शेयर एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 25। हाउ द मार्केट प्राइस ऑफ इंक्रीज market price increased to 27 each when shares were issued. The issuance of share has been recorded in AL's book at 27. Should it be written at 25 or should it be written at 27? 27 तो ऑलरेडी है ना। उसने कहा है हमने रिकॉर्ड कितने पे किया है? 27 पर। मेरा क्वेश्चन है कि ये 25 पर लिखी जानी चाहिए थी या 27 पर लिखी जानी चाहिए थी? 25 पर लिखी जानी चाहिए। जनरली किस पर लिखी जानी चाहिए? 25 पर। क्या एंट्री पास होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ओरिजिनल एंट्री पूछ रहे हैं या ओरिजिनल एंट्री पूछ रहा हूँ? क्या होनी चाहिए, किस तारीख पर क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, और उसके बाद 15 प्रीमियम और शेयर प्रीमियम। शेयर इशू तो 1 फरवरी को हुए हैं। आप 1 जनवरी को कैसे एंट्री पास कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। उसने कहा इशू 20 शेयर आफ्टर 1 मंथ। हाँ जी, मुझे तो एंट्री पास करनी है एक हिसाब से जिस तारीख को मैंने एक्वायर किया है। हाउ यू कैन पास दिस एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट? 1 जनवरी को तो एंट्री हुई नहीं। हमने एक्चुअली दे दिया, लेकिन हमने कमिटमेंट तो कर ली। इन्वेस्टमेंट तो हुई है, इन्वेस्टमेंट तो डेबिट होनी है, पक्की सच्ची सी बात है, इन्वेस्टमेंट डेबिट होनी है। हाउ यू कैन पास दिस एंट्री ऑन 1 जनवरी कि आपने शेयर कैपिटल इशू कर दिया है? वो तो अभी हुआ ही नहीं 1 जनवरी पर। हमने इन्वेस्टमेंट किया ना, जब उसे डेबिट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि शेयर देंगे लेकिन 1 महीने बाद। लेकिन उसे रिकॉर्ड तो करेंगे ना, क्योंकि हमने आज। बेटा मैं भी यही कह रहा हूं, आपने इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी 22 को एंट्री पास करनी है, इन्वेस्टमेंट डेबिट करना है। व्हाट शुड बी क्रेडिटेड ऑन 1 जनवरी? क्योंकि 1 फरवरी को शेयर कैपिटल हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 1 फरवरी 22 को शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। कितने से हो रहा है उसको कहानी को छोड़ देते हैं। फिलहाल उसने क्या की हुई है? एंट्री 27 के ऊपर की हुई है। कितने मिलियन शेयर? 20 मिलियन शेयर्स। उसने जो एंट्री पास की हुई है वो क्या पास की हुई है? उसने 1 फरवरी को ही एंट्री पास की है
इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट और 20 मिलियन शेयर्स दिए हैं 27 पर, ये उसने एंट्री पास कर दी हुई है, ये बोल रहा है वो क्या कर रहा है, द इश्यूएंस ऑफ शेयर हैज बीन रिकॉर्डेड इन एएल्स बुक एट 27 पर शेयर, उसने 27 के ऊपर रिकॉर्ड कर दी हुई है और उसने डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट डेबिट की हुई है और शेयर कैपिटल क्रेडिट किया हुआ है 27 रुपए पे। 540 होता है नहीं, 27 दूना कितना होता है भाई, 540 होता है, 540 होता है, पक्की बात है ना, गलती ना कर दूं मैं। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जी। एंट्री क्या होनी थी, एंट्री वही है, होनी क्या चाहिए। चलें मैं ये पूछता हूं आपसे, शेयर्स इशू करने थे 2 साल बाद, अब बताएं क्या एंट्री होनी चाहिए। ये तो 1 महीने बाद की कहानी हो गई ना, शेयर्स इशू होने थे 2 साल बाद, कि 2 साल बाद शेयर इशू करेंगे वाली कहानी है, तो क्या यकम जनवरी को एंट्री पास करोगे। आपने माशाल्लाह सारी पढ़ी हुई है, एंट्री तो आनी चाहिए। व्हाट शुड बी द एंट्री, और ये सबसे मुश्किल एरिया स्टूडेंट्स को लगता है, शेयर कंसीडरेशंस का सबसे टफ, जिसके ऊपर एग्जामिनर खेलता रहता है। और ये सारा एरिया कहाँ पर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, मजे की बात है। ये 2 साल वाली एंट्री जो है ये भी प्रेजेंट वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे फिर हम? क्या इसमें भी प्रेजेंट वैल्यू लगेगी जो हम रिकॉर्ड करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू लगती किसके ऊपर है, लायबिलिटीज के ऊपर। प्रेजेंट वैल्यू किसके ऊपर लगती है, लायबिलिटीज के ऊपर लगती है। ये तो शेयर्स इशू करने हैं, शेयर्स इशू के ऊपर कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं लगती है, कोई चेंज नहीं आती है। क्या कंटिंजेंट कंसीडरेशन है, नहीं। क्या डेफर्ड कंसीडरेशन है, यस। क्या है जी, डेफर्ड। ये नहीं है, ये सोचो कि एंट्री एक्चुअल में यकम जनवरी को क्या होनी चाहिए थी। डेफर्ड कंसीडरेशन है, बाद में शेयर्स इशू होने हैं। क्या है, डेफर्ड कंसीडरेशन 2 किस्म की हो सकती है, शेयर बाद में इशू करने हैं या बाद में कोई पेमेंट करनी है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी एंड दी लायबिलिटी। जो लायबिलिटी होती है वो प्रेजेंट वैल्यूज के ऊपर आती है, फ्यूचर वैल्यू में जितनी पेमेंट करनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू खींच के निकाल कर लाते हैं, जबकि जो इक्विटी होती है उसकी कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं होती है। वो जो आज जितने पे शेयर है उतने पर इशू होता है। आप लोग बिल्कुल सही थे 25 पे, यहां पर बताना चाहिए था यार अगले साल में जाके इशू हो रहा है, साल बाद इशू हो रहा है, यकम जनवरी 23 को इशू हो रहा है और हमने कोई एंट्री पास नहीं की हुई। तब मजा आना था कि यार एंट्री क्या होनी है। अब एक और मजा आ रहा है, उसने एंट्री पास की हुई है और गलत पास की हुई है, उसने पास की हुई है और गलत पास की हुई है। जेन्युइनली एंट्री यकम जनवरी को और यकम फरवरी को जो जेन्युइन एंट्री होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 1 जनवरी 22 की। तो एंट्री यहां पर ही पास कर देता हूं, 500 से होगी, 20 मिलियन शेयर इंटू 25। यहां पर होनी थी डेफर्ड कंसीडरेशन, शेयर इशू कह लें, या इसको बोला जाता है शेयर, क्या नाम था इसका, स्टैंडर्ड हाजिर हो। कौन सा स्टैंडर्ड है इससे रिलेटेड बेटा, IFRS 3 1037। तुम्हारी मेहरबानी बेटा, सही वाला स्टैंडर्ड तो लबना है ना। IFRS 3 ओपन कर लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ें ढूंढने में। बेटा चंद पैराज हैं, क्या हैं, चंद पैराज हैं। ये कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड की बात आ रही है। क्या आ रही है, कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड, पैरा 37 में बयान किया गया है। कहता है कंसीडरेशन ट्रांसफर इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन शैल बी मेजर्ड एट
fair value which shall be calculated as the sum of acquisition date fair value of the asset transferred by the acquirer, the liability incurred by the acquirer to former owner of the acquiry and the equity interest issued by the acquirer। तीन चीजें किस पे आनी है? फेयर वैल्यू पे। यही पढ़ी है ना चीजें, कोई और तो नहीं है, स्टैंडर्ड में भी लिखी हुई है, तो पहुंच सकते हैं ना। कभी भूल जाओ तो क्या करो, पैरा 37 पे पहुंचो सबसे पहले। असल चीज है हम मुश्किल चीज को यही नहीं रखते कि यार इसको कहां से देखना है, अगर भूल जाएं तो हम सिर्फ रिलाय किसके ऊपर कर रहे होते हैं? अपनी बुक के ऊपर, टीचर की बुक के ऊपर। काइंडली थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा रिलायंस किसके ऊपर कर लें, वही चीज जो बुक में है वही चीज ढूंढ लें कहां से, स्टैंडर्ड में कहां पे लिखी हुई है। थोड़ी सी मेहनत दरकार है, मैं तो बता रहा हूं आपको, ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट, हाउएवर एनी पोर्शन ऑफ द एक्वायर्स शेयर बेस्ड पेमेंट वाज एक्सचेंज फॉर हेल्ड बाय द एक्वायरी एम्प्लॉई इन शैल बी। पैरा कौन सा लिखा हुआ है आगे? पैरा 30 कौन सा लिखा? पैरा 30 लिखा हुआ है शायद, पैरा 30 शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस। और इससे मज़ीद आगे बढ़ें तो आपको कंटीजेंट कंसीडरेशन, डेफर्ड कंसीडरेशन आगे जाके मिलेगी। कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट कंसीडरेशन, क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है जी सबसीक्वेंट में? ये वाला पैरा है। कौन सा पैरा है? ईयर एंड की कंटीजेंट कंसीडरेशन का पैरा। कंटीजेंट कंसीडरेशन क्लासिफाइड एज इक्विटी शैल नॉट बी रीमेयर्ड एंड इट्स सब्सीक्वेंट सेटलमेंट शैल बी अकाउंटेड फॉर विद इन इक्विटी। ये इक्विटी में ही रहेगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं आनी। ठीक, मींस 25 के ऊपर ही लिखा जाना चाहिए, बाद में 27 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और आपने यही चंद पैराज के ऊपर ही किया हो ना, तो आप दोबारा से देख के कह सकते हैं हाँ यार इसने तो नहीं चेंज होना था, इक्विटी वाली चेंज ने चेंज नहीं होना। वैसे ही आपको जनरली बता दिया है इक्विटी चेंज नहीं होती, इक्विटी चेंज नहीं होती, लायबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू पे जाती है, लायबिलिटी चेंज होती है। सो सिंपल। अब उसने एंट्री पास करनी चाहिए थी, ये कर दी हुई है। ये हम दरमियान में से इस चीज को वैसे ही निकाल देते हैं कि यार बाद में इशू होना था, साल बाद इशू होता तो बस शेयर कैपिटल नहीं लिखना था, डेफर्ड लिखनी थी आपने। अब आप शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं क्योंकि आपके साल में इशू हो चुका हुआ है, लिहाजा आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्या अब मैं शेयर कैपिटल करने लगा हूं, शेयर कैपिटल तो सही हुआ है लेकिन नहीं, 40 से ज्यादा हुआ है। क्या हुआ है? 40 से शेयर कैपिटल ज्यादा इशू हुआ है। क्या फेस वैल्यू भी गलत हुई होगी या शेयर प्रीमियम गलत हुआ होगा? 20 मिलियन असल में एंट्री क्या होनी चाहिए थी? 20 मिलियन शेयर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट 500 से 20 मिलियन शेयर्स हैं। कितने मिलियन? शेयर कैपिटल 20 इंटू 10 200 से होना चाहिए था। शेयर प्रीमियम कितने से होना चाहिए था? 300 से होना चाहिए था। और हमने क्या कर दिया हुआ है, शेयर कैपिटल 200 से ही किया हुआ है और शेयर प्रीमियम कितने से कर दिया हुआ है? 340 से। असल में ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी। हमने तो जल्दी में लिख दी थी ना आसानी के लिए, असल में ये एंट्री होनी चाहिए थी। ये सही वाली है, ये रॉन्ग वाली है, ये ओरिजिनल, ये रॉन्ग। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? शेयर प्रीमियम को क्या कर दो? डेबिट कर दो, और इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। समझ लग गई जी? टेंशन तो नहीं? कितने से? 40। अब मैंने ये वाली एंट्री जो ही पास की, रेक्टिफाइंग एंट्री, मुझे क्या करना है? जाके इसको पोस्ट करना है। द फास्टेस्ट अप्रोच टू डिलीट, क्या करना है मुझे? पोस्ट करना है। शेयर प्रीमियम क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है बेटा,
रूल, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, डेबिट लेस, डेबिट में डेबिट ऐड और क्रेडिट लेस। शेयर प्रीमियम डेबिट, इन्वेस्टमेंट किधर लिखा हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 40, गई कहानी। पहली एंट्री शेयर प्रीमियम, यहां पे शेयर प्रीमियम लिख दी, कहानी खत्म। नहीं भी लिखा तो बस वर्किंग है, निकल गया। और शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इधर कोशिश करें शॉर्ट्स ना लिखें, मैंने जल्दी में शॉर्ट्स लिखे हुए हैं, इधर मुकम्मल नाम लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। टाइम ना हो तो शॉर्ट्स भी चलेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है जी, मैंने आपको थोड़ा वो स्टैंडर्ड का पैरास भी दिखा दिए हैं और ओरिजिनल फॉर्म में भी दिखा दिया है, समरी भी दिखा दूंगा, टेंशन नहीं। मेरे पास समरी भी बनी पड़ी हुई है, ये देखें, ये ऊपर समरी बनी पड़ी है। ओह इतनी लंबी समरी, उप्स, ये है जनाब परचेज कंसीडरेशन की समरी। पैरा 37, इन्वेस्टमेंट है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, लायबिलिटी टुवर्ड्स फॉर्मर ऑनर, फॉर्मर और वसीम अकरम हो या फलाना हो या टमकाना हो, इक्विटी इशूड एट फेयर वैल्यू ऑफ पीस शेयर। ये तीन चीज़ें कौन बता रहा है, पैरा 37 बता रहा है, जो अभी मैंने पढ़कर दिखाया था आपको कि ये इन्वेस्टमेंट में चीज़ें जानी है। और उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन है जिसमें रेलेवेंट पैरा भी लिखा हुआ है, कौन कौन सी जगह पर मौजूद है। तो ये चीज़ें मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं। लेकिन पहले क्या कर लिया जाए, क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जाए। पैरा तक आपको बता दूंगा ये वाली सारी मुश्किल चीज़ें कहाँ से ढूंढनी है, पेपर में भूल जाएगा तो कहाँ से ढूंढनी है। नो टेंशन एट ऑल। सबसे मुश्किल चीज़ यही है ना, एरिया जो लगता है, तो ये आराम से ढूंढवा दूंगा आपको कि स्टैंडर्ड खोलो, इस जगह पे ये वाली चीज़ लिखी हुई है और पढ़कर अंडरस्टैंड करवा लेंगे बस। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं दुनिया में। दुनिया में क्या क्या है, क्वेश्चन है। पहली चीज़ हमने क्या की, ये चीज़ की। अब ये बताएं कि क्या फिर इन्वेस्टमेंट 500 होनी चाहिए या 540 होनी चाहिए? 500 होनी चाहिए। ये किसकी है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। क्या है जी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। तो ये एस की इन्वेस्टमेंट यहां से निकालते हैं कितनी, 500, और उठा के कहां पर ले जाते हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है। ठीक है जी, यहां से निकाली है, इस जगह पर ले गए हैं, बस यहां पर बाकी बच जाएगी। अच्छा, और क्या चीज है जी, पहली काम कर लिया, ये काम कर लिया हमने, ये इसकी गलती सही कर दी, ठीक हो गया। ये कैश पेमेंट ऑफ 304 मिलियन आफ्टर 3 साल बाद, डेफर्ड कंसीडरेशन, फ्यूचर कंसीडरेशन, फ्यूचर में पे करना है। द अमाउंट पेबल हैज बीन रिकॉर्डेड इन फुल 304 मिलियन इन एयर्स बुक्स। प्रेजेंट वैल्यू पे लिखना था, फ्यूचर वैल्यू पे लिख दिया हुआ है, तो क्या करें, 304 यहां पर था 3 साल बाद, इसको यहां पर लेकर आके लिखना था, प्रेजेंट वैल्यू पे लाके लिखना था, और एंट्री पास क्या करनी थी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट, डेफर्ड कंसीडरेशन क्रेडिट। 304 इंटू 1 प्लस रेट, अब हमें ढूंढना है, डिस्काउंट रेट कहीं पे गिवन हो, अक्सर एंड ऑफ एडजस्टमेंट्स में गिवन होता है। डिस्काउंट रेट 15% पर एनम मे बी यूज वेर एवर रिक्वायर्ड, गुड हो गया। एनसीआई किस पर वैल्यू करना है, प्रोपोर्शनेट शेयर, ओ गुड हो गया जी। एंड पे करेंगे, देखा जाएगी, अभी तो तरतीब से बस काम करते जाना है हमने, अभी तो सारी की सारी एंट्रीज करते चले जाना है और कुछ नहीं करना हमने। टाइम शॉर्ट होगा फिर दूसरी कहानियां करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डेफर्ड लायबिलिटी 1.15 रेज टू पावर -3 कितना आया, पूरा 200 से लिखा जाना चाहिए था, गलत लिखा गया है। किससे लिखा गया हुआ है, 304 पर। क्या एंट्री, यही वाली गलत लिखी गई हुई है ना, तो इसको क्या कर दोगे, 104 से रिवर्सल कर दोगे। एंट्री एक ये पास होनी चाहिए थी, अब पास 304 से हो चुकी हुई है, बस अब रेक्टिफाइंग एंट्री बनाते हैं। हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं, डेफर्ड लायबिलिटी डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इट इज अ वर्किंग, हमें सारी एंट्री शो करने की जरूरत नहीं है। कितने से कर दूंगा,
दोनों का डिफरेंस 104 का है। मैं कहूँगा जनाब चलो तुम तो भागो ना यहाँ से, गलती ठीक हो जाओ। 104 इन्वेस्टमेंट को करना है क्रेडिट, 104 से डेबिट करना है मुझे डेफर्ड लायबिलिटी को। लायबिलिटी में पड़ा होगा, इस 692 में पड़ा होगा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। तो डेफर्ड लायबिलिटी को डेबिट करना है तो क्रेडिट में से डेबिट लेस होता है, कहानी गई, खत्म। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। अभी तक तो क्वेश्चन इजी जा रहा है। मुश्किलात थी, गौर रॉन्ग एंट्रीज दी हुई थी, एक हिसाब से फर्स्ट टाइम दी थी। पहले डेफर्ड लायबिलिटी कर देता था, ये पास हुई नहीं है, हुई नहीं है। इस दफा क्या कर दिया उसने, पास कर दिया, गलत वैल्यू के ऊपर कर दी, तो कोई मसला नहीं है, हम तो ठीक करने हैं, ठीक कर देंगे, क्या मसला है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फिर कितनी उठाकर लेकर जाऊं यहां से, सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट क्या 200 उठा के ले जाऊं, टोटल 304 हो गया ना, निकल गया। गलती गलती जगह पे ठीक हो गई और सही वाली चीज सही जगह पे ले जाएंगे, ये चली गई इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। हमारा क्वेश्चन भी साथ साथ होता चला जा रहा है, एंट्रीज भी बनती चली जा रही हैं, और ये भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ रही कि कौन सी एंट्री कहां पर बाद में लिखनी है। साथ साथ काम, फेस के ऊपर, बूथे के ऊपर, जैसे मर्जी आप काम कर रहे हो, जैसे मर्जी आपका वे आउट है, आपका टी अकाउंट का वे आउट है, क्योंकि मैं इस वक्त रिवीजन करवा रहा हूं थोड़ी सी, ठीक। मेरे स्टूडेंट का तो टी अकाउंट ही वे आउट है, जो बाकी स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब वो, जैसे भी आप क्वेश्चन कर रहे हो साथ साथ एंट्रीज को पोस्ट करें, ताकि बाद में आपको ये ना याद रखने की जरूरत पड़े कि जनाब कौन सी एंट्री कहां पर पोस्ट करनी थी। एक दफा दोबारा से एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी आपकी, नहीं तो, और आपका टाइम खाम में 10-15 मिनट इजाफी लग जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। और इस तरह से चलेंगे टी अकाउंट से तो फिर तो एंट्री आउट हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आउट हो जाए, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हम 40 डबल एंट्री से रहे हैं। हाँ, जे तुसी डेबिट दे विच क्रेडिट करना सी ते जमा कर दिता, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता कि रूल कोई आपने फॉलो ना किया। आगे चलें, अगली एंट्री, एट एक्विजिशन डेट एसेट्स रिटेन्ड अर्निंग एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस वर 515 एंड 105 मिलियन। ओह, रिवैल्यूएशन सरप्लस की कहानी भी की है उसने। एक्विजिशन डेट के ऊपर क्या किया उसने, रिटेन्ड अर्निंग बता दी और रिवैल्यूएशन सरप्लस बता दिया। 515 है और 105 है, प्री एक्विजिशन चीजें बता दी हैं। प्री एक्विजिशन चीजें नेट एसेट का हिस्सा होती हैं। नेट एसेट हमने यहां पर इकट्ठे करने हैं, इस जगह पे इन्वेस्टमेंट इधर, नेट एसेट सारे के सारे यहां पे इकट्ठे करेंगे। ये बैलेंस शीट डेट की है, यहां से हम एंट्री निकालेंगे 515, ये SRE है, एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, प्री एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग है, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, डबल एंट्री पूरी। सब्सिडी रिटेन्ड अर्निंग है, प्री एक्विजिशन, इधर से डेबिट इधर से क्रेडिट, कहानी ये भी खत्म। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है, 105। जैसे ये काम किया है वैसे ही यहां से उठाएंगे 105, कहां पर ले जाओ, एडजस्टमेंट अकाउंट में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 105 भी यहां पर आ गया। ये डेबिट, ये क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, प्री एक्विजिशन, नेट एसेट सारे के सारे क्या करने हैं, यहां पर लेकर आने हैं। ईयरली एडजस्टमेंट पूरी हो गई। आगे क्या कहता है, कहता है फर्दर कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स नेट एसेट वर इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू एक्सेप्ट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुज फेयर वैल्यू एक्सीडेड दी कैरिंग अमाउंट बाय 160। ज्यादा है हमारी वैल्यू, नेट एसेट हमारी किताबों में कम है, एक्चुअल में ज्यादा है। इसकी एंट्री बन जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, नेट एसेट क्रेडिट। ठीक है, कोई नेट एसेट बोलता होगा हमने एडजस्टमेंट अकाउंट में इकट्ठे करने हैं तो हम उसको क्रेडिट बोल देंगे, कितना, 160। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, डेबिट में डेबिट,
ऐड होता है 160, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सामने लिखा है हाँ, और 160 क्रेडिट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है ये, क्या है जी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। अच्छा यहां पर इसके उलट लिखा होता तो फिर कैसे करना था, इसके उलट लिखा होता, कहता कि कम है तो फिर क्या होना था, फिर इसके उलट एंट्री होनी थी, जेन्युइनली एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट होनी थी। लेकिन लिखना फिर कैसे है, अब मैं ये वाली पोस्ट करके बताने लगा हूं, बाद में इसको रिमूव कर दूंगा ताकि तरीका मुकम्मल पता चल जाए लॉस की सूरत में। फिर क्या होगा, हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या करनी थी, क्रेडिट करनी थी, यहां से क्या कर देना था, माइनस कर देना था, और अब यहां पर डेबिट नहीं करना, जनरली एंट्री के मुताबिक यहां पर डेबिट हो रहा है, लेकिन नेट एसेट सारे यहां पे इकट्ठे करने हैं, ठीक। क्रेडिट में डेबिट क्या होता है, लेस होता है, रूल क्या जी, क्रेडिट में डेबिट लेस होता है, तो मैंने डेबिट करना था मैंने, लेकिन लिखना यहां पे है, मजबूरी है, ताकि मेरे यहां पर टोटलिंग आ जाए, तो मैंने यहां पे बस क्या कर देना था, ब्रैकेट में लिख देना था, और रूल क्या है, क्रेडिट में डेबिट लेस होता है, कहानी खत्म। मैं अब रिवर्स करने लगा हूं, समझा मैंने दिया आपको, डन हो गया जी। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगली चीज नेक्स्ट क्या जी, ये वाली भी हो गई, द प्रॉपर्टी हैड अ रिमेनिंग यूजफुल, नहीं ये तो क्या, अच्छा हाँ, प्रॉपर्टी हैड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years, both AL and SL subsequently measures investment property using cost model। oh wow, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे है, मींस इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगी। 160 लाइफ कोई बताई हुई है, 8 साल, 8 साल, 20 की क्या आ गई, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है जी, डेप्रिसिएशन डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। किसकी है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सब्सिडरी की, तो फिर ये कहां पर जाएगी, सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करेगी, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, तो अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग में जाता है, किसका है, सब्सिडरी का। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, उसकी है, तो ये 20 की एंट्री हम बनाएंगे और ये वाली एंट्री पास कर देंगे, सब्सिडी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। अब अगर आपका दिल करता है कि एग्जामिनर को बताएं कि मैंने वर्किंग कहां पे की है, अगर दिल करता है तो यहां पर लिखो जे, क्या करो, ABCDEF, ए लिख दो, यहां पर लिख दो जे, ढूंढो जी जे कहां पे मैंने लिखा हुआ है, बजाय इसके कि वर्किंग 1 2 3 4 5 6 लिखा जाए, क्या करो, जो फाइनल कंक्लूडेड अमाउंट है उसको ABC लिखो और वहां पे लिख दो कि ये जे से लेकर आया हूं, देख लो कितनी ABC दूर चली जाएगी, 2 पेजेस के ऊपर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट कहां पे पहुंच गए आप, 2 एडजस्टमेंट्स हो गई, तीसरा पॉइंट जरा ऐसे कर लेते हैं ताकि नजर आए। AL फॉलो द कॉस्ट मॉडल व्हेयरएज SL फॉलो द रिवैल्यूएशन मॉडल। AL कौन है, पेरेंट, पेरेंट की पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए, सब्सिडरी फॉलो कर रही है रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इफ SL हैड अडॉप्टेड द कॉस्ट मॉडल, अगर सब्सिडरी कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रही होती, SL वुड नॉट हैव रिकॉर्डेड रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 45 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 22, तो उसने रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड ही ना किया होता ईयर एंड पर। इसका मतलब है रिवर्स कर दिया जाए, जो सरप्लस ने रिकॉर्ड किया हुआ है क्या कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, ताकि एक सेम पॉलिसी के ऊपर हम आ जाएं। एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से, 45 से। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है जी, 3। सेम पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए, किसकी, पेरेंट की। 45 डेबिट, पेरेंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट,
-45। ये जनाब थर्ड एडजस्टमेंट का पार्ट है, के से लेकर आया हूं मैं। थर्ड एडजस्टमेंट का पार्ट है, के से लेकर आया हूं, और पीपीई क्या कर रहे हैं, हम क्रेडिट कर रहे हैं। इत्तफाकिया तौर पर ये कितना हो गया, नील हो गया। ना नील होता तो हम इसके दो हिस्से बखरे करके पोस्ट एक्विजिशन में ले जाते, ऐसे हो ही जाना था, ख़त्म ही करना था, क्योंकि पेरेंट की पॉलिसी फॉलो हो रही है। आसान एडजस्टमेंट खत्म हो गई, तीसरी एडजस्टमेंट गई, चौथी एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर एसएल मेड अ सेल ऑफ 150 मिलियन। ये तो रूटीन की एंट्री है, इन्वेंट्री की, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की, टू एल एट 20% मार्कअप। 40% ऑफ दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन एएल्स क्लोजिंग इन्वेंट्री। मार्कअप है, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे वर्किंग करते हैं, हम फार्मूले के जरिए वर्किंग करते हैं। 150, 2-3 वैल्यूज आपको लिखनी होती हैं। अब सेल कर कौन रहा है ये देखना, कौन कर रहा है, एस ने पी को की है, यस एस ने पी को की है। आप यहां पर बस ऐसे लिख लेंगे, एस ने किसको किया है, पी को की है। क्या किया जी, सेल की है कितने की, 150, और अनसोल्ड कितना है जी, 150 का 40% यानी 60, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, मार्कअप का फार्मूला है तो 60 डिवाइड बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब ये वाला फार्मूला भी मैं डिस्कस कर दूंगा लेकिन बाद में। 60 बनता है ना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उसके ऊपर निकालना है ना, 40%, 15 चौका 60, 60 का 10 ही आ रहा है, पक्की बात है। अब आप लोग अपने हिसाब से वर्किंग कर लीजिएगा, जैसे भी आप वर्किंग करते हैं, नो टेंशन। अब इस वक्त कन्वर्ट करने वाला वो चांस नहीं है, इसके ऊपर ज़रूर आप कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको ये आसान लगे तो, लेकिन इस तरीके पे इस वक्त ज़रूरत नहीं है। 10 एंट्री क्या हो जाएगी, एस ने पी को बेचा है, तो बहुत आसान सा रूल है, जिसने कमाया है ना, जिसने कमाया है उसकी रिटेन अर्निंग को हिट करो, रिवर्स करो, और जिसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना उसका स्टॉक कम करो। स्टॉक किसके पास पड़ा हुआ है, पी के पास। इसका मतलब है इन्वेंट्री क्रेडिट होगी किसकी, पी की। कमाया किसने है, एस ने, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स किसकी हिट होगी, एस की। और कॉस्ट ऑफ सेल्स मौजूद नहीं है, बैलेंस शीट का काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, सब्सिडी की रिटेन अर्निंग। वेरी इजी रूल, यह सोचना है बस, पड़ी किसके पास हुई है उसकी रिवर्स कर दो, कमाया किसने है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स रिवर्स कर दो। थोड़ा सा रट्टे से पाक, 10 की एंट्री ये हो जाएगी। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है जी, 4 एडजस्टमेंट की होगी। एसआरई डेबिट, एसआरई ये कौन सी चीज थी, 20 था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एडजस्टमेंट नंबर ये जे से आई थी, ये जनाब। नेक्स्ट क्या चीज है जी, एंट्री आई है 10, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है S2P का, S2P का, सब्सिडी रिटेन डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट। सब्सिडी रिटेन डेबिट, इन्वेंट्री कहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे -10। एडजस्टमेंट नंबर 5 है, 4 है, 4 है जी। डन हो गया बच्चों, ये तो आसान एडजस्टमेंट थी। नेक्स्ट क्या चीज है जी, ऑन 1 जुलाई 22 AL acquired 5 million shares representing 25% शेयर होल्डिंग्स इन प्लेटिनम लिमिटेड फॉर 91 मिलियन। उप्स, ये तो एसोसिएट लग रहा है। 25% शेयर होल्डिंग ली है 91 मिलियन की। ऑन एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू ऑफ PL शेयर, पी का शेयर, पी कौन है जी, पी एसोसिएट है, उसने नाम ही उल्टे कर दिए। AL बना दिया पेरेंट और PL बना दिया एसोसिएट।
स्टूडेंट्स को आदत क्या होती है, पी लिखने की, पेरेंट लिखने की, पी से पेरेंट, ए से एसोसिएट, उसने उसी के नामों का उल्टा कर दिया, परखच्चे उड़ा दिए उसने, बस इतना सा तंग किया। गौर से देखना है, एएल ने 25% लिए किसके, पीएल के 91 मिलियन लगा के। एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू ऑफ एज शेयर वाज 17 ईच। क्या हमें इसके शेयर से कोई गर्ज है कितने पे चल रहा है? हमें तो इन्वेस्टमेंट से गर्ज है कि कितनी है, और ये इससे गर्ज है कि हमने खरीदे कितने हैं, 25% खरीदे हैं। एएल हैज नॉमिनेटेड एक डायरेक्टर आउट ऑफ 5 डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ पीएल। इसका मतलब क्या है? एसोसिएट है। क्या है? यहां से भी एसोसिएट पता चल रहा है, और कहां से पता चल रहा है? एसोसिएट 25% से भी पता चल रहा है। शायद उसने तंग करने की कोशिश की हो यहां पे देखे। अच्छा, क्या मेरा 91 मिलियन क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्या करना है? अलग करके रखना है, प्रेजेंट करना है, अलग से रखना है। तो हम यहां पर एक अदद टी अकाउंट बनाते हैं किसका? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। $91 किधर से खींच के ले आओ? यहां से, इधर से निकाल दो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इधर से निकाल दो और इधर खींच के लिख दो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। आगे क्या कहता जी? किधर पहुंचे थे हम? 6 तो हो नहीं गया, नहीं हुआ। ड्यूरिंग द 6 months एंडिंग, हमने 1 जुलाई को किया है, मिड ऑफ द ईयर में। कहता है 6 महीने में 31 दिसंबर पीएल रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 52 मिलियन। AL has recorded its share of dividend from PLs amounting to ₹5 million as other income। क्या करें इसका? क्या हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इक्विटी मेथड लगाना है? क्या करना है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के ऊपर इक्विटी मेथड लगाना है। ये इक्विटी मेथड होता क्या और क्या कहता है, कैसे लगाना होता है? डिविडेंड को अदर इनकम क्लासिफाई नहीं करना, उसको अदर इनकम में नहीं लेके जाना। डिविडेंड को अदर इनकम में नहीं लेके, अदर इनकम में नहीं लेके जाना। कहाँ पे लिखना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट में लेके जाना है इसको। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट में लेके जाना है। वो तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। शेयर इन प्रॉफिट वो तो बना ही नहीं रहे। हाँ, तो सीआरई में जाएगा, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग में जाएगा। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट में इसको इन्वेस्टमेंट में कम करेंगे और उसमें लेके जाएंगे। कम और ज़्यादा वाली कहानी जो है ना, बड़ी ही मुझे बड़ी और लगती है। डेबिट एंड क्रेडिट की कहानी खेडनी है। क्या करनी है? गलतियों से पाक कहानी करनी है। स्टैंडर्ड कहता है, कौन से वाला स्टैंडर्ड? 28 IS 28। कौन सा मेथड है? इक्विटी मेथड। क्या कहता है जी? कहता है अंडर द इक्विटी मेथड, और इसके ऊपर 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आ सकता है, सिर्फ किसके ऊपर? इक्विटी मेथड के ऊपर। अंडर द इक्विटी मेथड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन द इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर शैल बी रिकॉग्नाइज एट कॉस्ट। कॉस्ट पे लिखा गया, कहानी खत्म। अगली कहानी है, आगे क्या कहता है? एंड द कैरिंग अमाउंट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड टू रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टर्स शेयर ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द इन्वेस्टी। इंक्रीज्ड, प्रॉफिट होगा तो इंक्रीज, लॉस होगा तो डिक्रीज। बहुत ही आसान सी 2 एंट्रीज हैं बेटा। क्या है? 2 एंट्रीज एसोसिएट से रिलेटेड, ये बस याद कर लें। एक एंट्री है रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, और दूसरी एंट्री है कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। यही करते होते हो ना बचपन में, बचपन से ये एंट्री पास करते रहे हो ना।
डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट और कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। तो अब हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है किस में? एसोसिएट में। ये असल में क्या है? रिसीवेबल का अकाउंट है। यहां से करोगे बहुत जिंदगी सुकून में रहेगी। दो एंट्रीज, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। इनकम कहां पे लिखी जानी है? CRE में लिखी जानी है, ARE की, ए की रिटेन अर्निंग के नाम से, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। दूसरी एंट्री कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये क्या है? जो डिविडेंड रिसीव किया है। क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड जो किया, ये वो एंट्री है। सो सिंपल। मैंने तो क्या किया है, ये वाला पैरे को लिख दिया है। इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड दी कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट किसकी? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की। इज इंक्रीज्ड बाय इन्वेस्टर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एन इन्वेस्टी रिड्यूस दी कैरिंग अमाउंट ऑफ दी इन्वेस्टमेंट। कहानी खत्म। ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, जो पैसे आ गए। पैरा नंबर कौन सा है? पैरा नंबर 10 ऑफ IAS 28। इक्विटी मेथड को अप्लाई कर दिया हमने। सो इजी, दो एंट्रीज के जरिए। अब हम एंट्रीज पास करते हैं अपने क्वेश्चन से। कहता है 6 महीने में कितना कमाया उसने? 52 मिलियन। मैंने अपना शेयर लिखना है, पीस शेयर लिखना है। 52 का कितना आना चाहिए है? 52 का 25% हमें रिसीव करना है। हमारा शेयर कितना बनता है? 13 एंट्री रिसीवेबल डेबिट और इनकम। इनकम कहां में जानी है? CRE में। ए की रिटेन अर्निंग या ए का प्रॉफिट। कौन सा? पोस्ट एक्विजिशन शेयर। एक्विजिशन के बाद का शेयर मेरा 13 बनता है। डेबिट क्रेडिट। कहानी डेबिट एंड क्रेडिट में खत्म। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इनकम जो कि कहां पे लिखी जाएगी? CRE में, पोस्ट एक्विजिशन शेयर। ये डेबिट, ये क्रेडिट, कहानी खत्म। अब जो उसने लिखा हुआ है पहले से, दूसरी एंट्री क्या आनी चाहिए? जो पैसे ले लिए हुए हैं। AL has recorded its share of dividend from PL amounting to ₹5 million as other income लिख दिया हुआ है। इट मीन्स उसने यहां पर लिख दिया हुआ है, इसमें लिख दिया हुआ है। मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट। लिखा क्या गया हुआ है? लिखी होनी चाहिए थी कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये होनी चाहिए थी कितने से? 5 है ना। मैंने क्या कर दिया हुआ है? कैश डेबिट और क्या लें? CRE क्रेडिट। ऑलरेडी ये हो चुकी हुई है। अल्टीमेटली कहां पे पहुंच गई हुई है? अदर इनकम CRE में। पेरेंट की रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट डेट 618 में मौजूद है। अब ठीक करने के लिए क्या करूं? ये रॉन्ग है। कैश तो सही है, ये तो क्रेडिट होगी, CRE डेबिट होगी। समझ लग गई थी? CRE को डेबिट कर दो और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को क्रेडिट कर दो 5 से। ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। CRE डेबिट कितने वे? ऐथे होनी है, ऐथे कितना? 5। डिविडेंड रिसीव्ड जो मर्जी लिख दो। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में जा रही है जी 5। ये आ गया 5 क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा बराबर होते हैं। क्वेश्चन आउट कभी भी नहीं हो सकता। जहां पे अटकोगे वहां पर क्या होगा?
खुद बोलेगा क्वेश्चन भाई गलती कर रहा है, डबल एंट्री रोकेगी तुम्हें गलती से। किससे? गलती से। एक साइड ठीक की है यार, दूसरी साइड डेबिट ही जानी चाहिए, क्रेडिट नहीं जानी चाहिए। गलतियों से रुक जाओगे। स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहे होगे, रट्टा सिस्टम नहीं पता होगा, प्लस करना है माइनस करना है, गलती होगी होगी, आउट होगा ही होगा। इस तरीके से कभी आउट नहीं होगा, क्वेश्चन आउट नहीं होगा। हाँ, एडजस्टमेंट गलत हो सकती है, मींस प्लेस आपने करनी थी यहां पर, कर दी यहां पर, यह पॉसिबिलिटी जरूर है कि आप गलती से गलत जगह पर प्लेस कर दो। यहां पर प्लेस करनी थी, यहां पे प्लेस कर जाओ, यहां पे प्लेस करनी थी, यहां पर तो नहीं लेकर जाओगे। एनसीआई में तो बहुत थोड़ी सी चीजें जाती हैं, या सीआरई में और एसआरई के अंदर गलतियां कर सकते हो, या किसी ना समझ लगेगी यार, बिल्कुल ना समझ लगेगी ना, कोई ना कोई अकाउंट उठा के यहां से हिट कर दोगे ना, एक साइड ठीक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेकिन स्टिल आउट नहीं होगा। परेशान जरूर हल्के से हो सकते हो यार, अब मैं क्या करूं, लेकिन रुक जाओगे गलती करने से, फौरी तौर पे रुक जाओगे, क्योंकि क्रेडिट हो गया तो डेबिट होना है। आप आगे चलो जी, आगे क्या है, कौन सी एडजस्टमेंट हो गई? 6 हो गई, 7 करनी है। एल सोडा मशीन, ओ यस, मशीन आ गई, किसने बेची है? पेरेंट ने। किसको? हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 60 मिलियन टू PL 4 108, कितना कमाया? 48 कमा लिया। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 4 साल। ये हमने P2A हुआ है, एसोसिएट को हुआ है ना, नहीं जी, पेरेंट टू एसोसिएट है कहानी। P2A सबसे पहला काम ये किया, हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट सीधा सीधा सा देख के ही लिख लिया। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है? 48। एक काम, इसमें चूंकि मशीनरी है लिहाजा इसकी डेप्रीसिएशन भी नेट ऑफ करनी है, ये तो हमें पता है। लेस कर देंगे हम इसकी डेप्रीसिएशन 48, 4 साल दिए हुए, डिवाइड बाय 4 कितनी आई? कब हुआ जी? 1 सितंबर को है, ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही कहा। कितने बटा 12 मल्टीप्लाई बाय 4 बटा 12, क्या आंसर आया? 4। ये लेस कर देंगे, नेट कितना हो गया? 44। इसके ऊपर पीज का शेयर लेना है, पेरेंट्स शेयर 44 इंटू 25%, ये आ गया 11। एंट्री किससे होनी है? 11 से। अब देखना है एंट्री होनी क्या है। सर ये प्रॉब्लम है, तो बड़ा छोटा सा रूल आपको बताया है। प्रॉफिट कमाया किसने? पेरेंट ने। और मशीन पड़ी किसके पास हुई है? एसोसिएट। इसका मतलब है आपने एंट्री पास करनी है इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स या इनकम डेबिट, बेटा पीस का शेयर। पड़ी किसके पास हुई है मशीनरी? पड़ी किसके पास हुई है? एसोसिएट के पास। ठीक है, पहले मैं वो वाली एंट्री बनाने लगा हूं जो रूटीन की होती है। क्या जी? जो रूटीन की होती है। प्रॉफिट कमाया किसने? पेरेंट ने। इसका मतलब है पेरेंट का प्रॉफिट कम होना चाहिए, डन, वो डेबिट हो जाएगा। पीज प्रॉफिट कम होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, डन। और पड़ी किसके पास हुई है मशीनरी? इसका मतलब है पीपीई एसोसिएट की क्रेडिट होनी चाहिए, डन। कितने के साथ? 11 आपस का। अब हम इसके ऊपर जाएंगे कि जनाब हमारे पास चीज है कौन कौन सी। क्या पीस का प्रॉफिट हमारे पास ही है? यस, हमारे पास है। किस नाम से? सीआरई। सीआरई डेबिट कर दो 11। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कौन सा?
मशीनरी का, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 7 और जो मर्जी लिख देता है। जौन सा मर्जी लिख दें, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, पीस शेयर, पीस शेयर 11, ये डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या है? पीपीई क्रेडिट होना है। पीपीई किस चीज का हिस्सा है? नेट एसेट का। क्या है जी? नेट एसेट। नेट एसेट को हमारे पास कौन सी चीज रिप्रेजेंट कर रही है? ये कर रही है। तो इस वजह से आप क्या कर देंगे? क्रेडिट किसको कर देंगे? इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे इन ए। 11 के साथ ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन ए क्रेडिट और CRE डेबिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट P2A। कहानी खत्म। हम साथ साथ क्या करते जा रहे हैं? एंट्रीज। ओ यस, आखिरी एंट्री। A fair value loss of 22 million needs to be recorded in respect of A as a remaining investment। बाकी की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से 22 मिलियन का क्या करना है? लॉस बुक करना है। तो इन्वेस्टमेंट यहां कहीं पे लिखी थी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कम हो गई, और फेयर वैल्यू लॉस ऑफ P जो कि अब किस में मौजूद है? CRE में। CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, CRE डेबिट 22। आप आउट नहीं होंगे। डेबिट एंड क्रेडिट आपको आउट नहीं होने देगा। फेयर वैल्यू लॉस इन्वेस्टमेंट्स, ये हो ही नहीं सकता कि आप आउट हो जाएं, और स्टेटमेंट फॉर्म में से तकरीबन ये हो ही नहीं सकता कि आप टैली कर जाएं। इट्स अ वेरी टफ इन द स्टेटमेंट फॉर्म टू टैली आ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन कंसोलिडेशन, एंड इट्स वेरी टफ कि आप टी अकाउंट से आउट हो जाएं, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा? आपका हमेशा बराबर होगा, इक्वल जाएगा। डिस्काउंट की एडजस्टमेंट तो हो गई जहां पे जरूरत थी। एल मैयस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एसेट्स आइडेंटिफिएबल नेट एसेट। मैं सारा काम कर चुका, तमाम एडजस्टमेंट कर चुका, मैंने नेट एसेट का टोटल करना है, प्रोपोर्शनेट शेयर है। नेट एसेट टोटल कितने हो जाएंगे? 1580। सही वाले बताना। 1580 वाली चीजें ली हैं मैंने, नहीं अभी पूरी 1580 की 75% ली हैं चीजें, ऐसे ही है ना। मैं क्या करूंगा? डबल एंट्री पास करूंगा। क्या 25% NCI का हिस्सा है? मैं क्या करूंगा? यहां से लेकर जाऊंगा NCI में प्रोपोर्शनेट शेयर 1580 का 25%। कहां पर? यहां पर। कहां से जाएगा ये? एडजस्टमेंट अकाउंट से आएगा। प्री एक्विजिशन शेयर कितना? 395। क्रेडिट में से डेबिट लेस खुद भी खुद हो गया, और मेरी डबल एंट्री आउट भी नहीं हुई। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, डन हो गया। क्यों बच्चों? ठीक है जी। अब बताएं मेरी गुडविल कितनी आई? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ देख लेना। 1580, 485 तो इधर बन ही नहीं रहे, क्रेडिट साइड बिगर है, क्रेडिट साइड बिगर है। बार्गेन परचेज आ रही है आपकी, तो क्या आंसर आया बेटा? बार्गेन परचेज आ रही है, गुडविल नहीं आ रही। गुडविल आएगी तो डेबिट बैलेंस बनेगा। अच्छा, हम बैलेंस बता रहे थे, आप उलट बता रहे हैं। स्टेटमेंट फॉर्म से करेंगे, आप उलट कर सकते हैं। देयर आर चांसेस। यहां से आउट होने का चांस कोई नहीं है, यहां से एंट्री बननी है। अगर इधर बनेगी बैलेंस आएगा तो गुडविल डेबिट, एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, इसका CD नील होना है, चाहे इधर नील हो चाहे इधर नील हो।
गुडविल डेबिट, एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, यहां पर गुडविल आ जाएगी, आउट होने का कोई चांस नहीं है, गलत होने का कोई चांस नहीं है। 1580 क्रेडिट है, डेबिट में 500, 200 और 395 है, डिफरेंस कितना आया इधर लिखोगे। यहां पे रेड बॉल पॉइंट है, रेड कलर का मार्कर दरकार है मुझे, रेड कलर का मार्कर दरकार है। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, मैं पूछ लेता हूं। बंदा निश्ता छोड़ें जनाब, हम ब्लैक और ब्लू से ही काम करते हैं, सर्कल कर देंगे। जनाब कितना बैलेंस बना? 485। ये क्या हो जाएगा? डेबिट, और ये हो जाएगा क्रेडिट। पेरेंट के पास आ गया। बार्गेन परचेज कहां पे जाती है? सीआरई में ऐड हो जाती है, सीआरई में खुद ब खुद ऐड हो गई। आउट कभी भी नहीं होगा, नेवर एवर। डेबिट आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा, इधर भाग जाएगा गुडविल में। सॉरी, ये डेबिट बैलेंस आएगा तो ये क्रेडिट हुआ तो ये इधर डेबिट हो जाएगा, इधर ये डेबिट हुआ तो ये क्रेडिट हो जाएगा। बार्गेन परचेज आई है, सीआरई को कर दो, और ये आप एडजस्टमेंट अकाउंट से ले आए, और ये है आपका बार्गेन परचेज। अभी तो और बड़ी मजेदार कहानी है इस क्वेश्चन में। ये कहानी हो गई, ये वाला अकाउंट खलास। गुडविल आती तो गुडविल इधर आ जानी थी, नहीं आई तो इधर आ जाएगी। ये वाली एडजस्टमेंट लाजमी आती है अगर हम सीसोकी बना रहे हो, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना रहे हो, लेकिन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अक्सर नहीं आती। उधर तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाके इसकी एडजस्टमेंट होनी होती है, इस वजह से देता है वो कि करंट ईयर के अंदर एक्विजिशन हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट करो, ठीक। लेकिन बैलेंस शीट में वेरी रेयर है कि बार्गेन परचेज उठा के ले आए, और बैलेंस शीट में वो ले आया। आ गई, हमें आदत पड़ी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा। यार देखो गौर से, बार्गेन परचेज तो नहीं आ रहा, कहीं पे भी लेकर आ सकता है, हमने डबल एंट्री से बस चलते जाना है। अब आ जाएंगे इधर, विच साइड इज बिगर? डेबिट साइड। नॉर्मली क्रेडिट साइड बिगर होती है। इधर से इसमें से माइनस करते हैं हम, और क्या करते हैं, यहां से दो इससे ट्रांसफर करते हैं, पोस्ट एक्विजिशन इधर और पोस्ट एक्विजिशन इधर, बाकी का हिस्सा। लेकिन अब क्या हुआ, अब लॉस आ गया है। क्या है? पोस्ट एक्विजिशन लॉस, विच इज टेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। और जब स्टेटमेंट फॉर्म होगा तो वहां पर बड़ा मसला होगा, यहां पर मसला होना ही नहीं है। क्यों? ए क्रेडिट हो जाएगा तो ए डेबिट हो जाएगा तो ए भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट से कहानी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आउट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस साइड इज बिगर, बताओ कितना शेयर ट्रांसफर करना है, टोटल बताना है बस आपने। 545 आपने, यार तेरी मेहरबानी यार, 515 जमा 20 जमा 10 माइनस 445, पोस्ट एक्विजिशन कितना बना? ये अब आ गया पोस्ट एक्विजिशन लॉस, कितना है जी? 515 जमा 20 535 जमा 10 545 माइनस 445, 100 का लॉस है। इसमें 75% किसका है? पेरेंट का, और 25% किसका है? एनसीआई का। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इधर एनसीआई लिखूंगा 25 और सीआरई में ले जाऊंगा 75। ये क्रेडिट होगा तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये क्रेडिट हो जाएगा तो ये डेबिट हो जाएगा। वेरी इजी। पोस्ट एक्विजिशन शेयर
मुश्किल तो नहीं है ना, डेबिट एंड क्रेडिट से कतन ये मुश्किल नहीं है, जिधर मर्जी जो मर्जी हो जाए। लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म से हम परेशान बहुत ज्यादा होंगे, बिलीव में बहुत परेशान होंगे। अगर आप को 2-3 दिन लगा के अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं ना इसके ऊपर, तो शिफ्ट हो जाए, पेपर में आउट नहीं होंगे। सिर्फ 2-3 दिन की प्रैक्टिस है। क्वेश्चन उठाएं, वही वाले अपने क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हुए हैं वही उठाएं, टी काउंट से सॉल्व कर दें। आप कभी आउट नहीं होंगे, सवाल ही नहीं पैदा तो आप आउट हो जाएं। इट्स वेरी इजी टू डील इन द टी काउंट। मैं आउट हुआ नहीं, इधर डेबिट एंड क्रेडिट पूरा ही करना है, उठा के ट्रांसफर करना है। इधर से 75 ये क्रेडिट है तो ये डेबिट, क्या करूं, SRE पोस्ट एक्विजिशन शेयर। नॉर्मली क्या होता है, यहां पे बैलेंस बनता है, यहां से क्रेडिट इधर आता है, यहां से क्रेडिट इधर जाता है, उसके हिस्से 2। अब लॉस आ गया, सो व्हाट, 75 इधर से आएगा, इधर आ जाएगा, ये क्रेडिट तो ये डेबिट, ये क्रेडिट तो ये डेबिट। आप आउट बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब क्या चीज रह गई है, सिर्फ सीडी बनाना रह गया। ये वाला लेजर 100% खत्म हो जाएगा, नील करना है। ये वाला लेजर 100% खत्म करना है, नील करना है। एंड पर बस ये 2 लेजर बच जाएंगे। या फिर कोई और कंसोलिडेटेड रिजर्व हैं, जैसे ये एक रिजर्व है, अगर सब्सिडी का कोई कंसोलिडेटेड रिजर्व है वो भी इसी तरीके से डील होगा, सेम वे आउट। टी काउंट बनाएंगे, रिजर्व का उठाएंगे, यहां पर प्री एक्विजिशन उठा के यहां पे फेंक देंगे, जो बाकी का हिस्सा होगा वो कुछ सीआरई में आएगा, कुछ एनसीआई में आ जाएगा। इजी, टेंशन ही कोई नहीं, जितने भी आ जाएंगे। मैं सरप्लस को देख रहा था यार, सरप्लस का क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया था। अगर हम किसके ऊपर चल रहे होते, हम रिवैल्यूएशन के ऊपर ही चल रहे होते, ये वाली एडजस्टमेंट नहीं होनी थी। फिर क्या होना था, इस 45 ने इधर आना था, कुछ इसका अलग से सरप्लस आ रहा होना था, पेरेंट का भी सीआरई में नहीं जाना था, काइंडली रिटेन अर्निंग नहीं है। फिर पेरेंट का भी सरप्लस आ रहा होना था, ठीक, कंसोलिडेटेड सरप्लस में लिखना था, अलग से लाइन आइटम होनी थी। लेकिन जो सब एनसीआई का ऐसा वो इधर आ जाना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे इधर भेजने हैं और इससे इधर भेजने हैं, सेम वे आउट में इसने इधर इधर चला जाना था, ठीक। एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा अलग से पेरेंट का रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा होना था, ऐसे पेरेंट का रिवैल्यूएशन सरप्लस, कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस। फिर ये 45 के 2 हिस्से कर देने थे हमने, चलो भाई 75-25 के अंदर बांटे जाओ, ओ गए। ये क्रेडिट एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, और उसको फिर क्लोजिंग ले लेना था हमने, इजी। सीडी बताएं जी, एनसीआई का सीडी 395 में से 25 गए, 360 70। सीआरई का बैलेंस बताएं, सही वाला बताना बेटा। सीआरई 976, एनसीआई 370, 550 में से 40 गए, 510, 1400 लाइबिलिटीज का टोटल 315 माइनस 104, 903 टोटल। फोर 4159। अगर आपने टोटल सही किया ना तो ये मैच होगी, मैच कर लें, सवाल ही नहीं पैदा आउट हो जाए। 1160 कितना जी, 2075 2075,
870। एक चीज़ मिसिंग है, टैली नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट बाकी का बैलेंस नहीं लेकर आए। यहाँ से बैलेंस आना है बाकी का इन्वेस्टमेंट का, इसका सीडी नहीं लेकर आए आप। 545 तो वहाँ पे लेके इसका सीडी निकाल देते हैं। हम डिफरेंस यहाँ पे लेके सीडी बना देते हैं, ये भी सही है। चलें जल्दी करें, क्रॉस वेरीफाई उधर से कर लेंगे। 545 कितना है जी? 43 उधर डिफरेंस 43 का आएगा। क्या आएगा? इधर डिफरेंस 43 का आएगा। 545 ये कितना हो गया जी? 545 ये कितना हो गया? 565 चलें आप टोटल करें। नहीं मैच हो रहा। 80 4098 40 40 से 18 यहाँ पे जो 976 निकाला ना, इसकी जगह 103। कहाँ पे? 976 CRE वाला। हाँ। 103 आ रहा है। कितना आ रहा है? 103 मैंने कहा था इसने गलत कुछ ना कुछ निकालना है। 10 1003 देखा ना शहजादे ने, और ये 903 तो सही था। ये CRE 1003। अब दोनों साइडें चेंज हो जाएंगी, पता नहीं क्या मैच होता है कि नहीं होता। ये हो नहीं सकता कि मैच ना हो। 41 86 वही आ रहा है। मैच है दोनों। यार पुत्र ना कर यार, सॉरी सर। मैं ते टी काउंट हैगा ते डबल एंटी पास करदा रहा, ते हो नहीं सकता सी पुत्र जी के आउट हो जावे। नहीं आ रहा ऊपर वाला करीब तो यार तुहाडी मेहरबानी। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो फिर आप टोटलिंग कहीं पे गलत कर रहे हैं, बिल्कुल ये हो नहीं सकता। मेरी टोटलिंग में बहुत एरर है, मैं मान लेता हूँ। आप मान लेते हैं, हाँ। फिर इतने भी ये एरर नहीं होना है। मान लेता हूँ कि कहीं ना कहीं मैंने और एरर कहीं ना कहीं पे आपने एरर किया, ये हो नहीं सकता एंट्रीज आउट हो जाएं। वो मैं- डबल एंट्रीज के साथ अगर आप चलेंगे तो आप आउट नहीं हो सकते हैं। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि मेरे आपका पास एक्सपीरियंस है। कि मेरा टोटलिंग गलत होता है। ये ऊपर वाला तो सही है, 14,510। ये वाला गलत है, ये क्या आ रहा है? ये गलत आ रहा है। ये 899 आना चाहिए 89 और ये 444 आना चाहिए। क्या आ रहा है जी? ये 444 आना चाहिए। लाइबिलिटीज 933 आनी चाहिए। कोई एक आधी एंट्री हमने या तो पोस्ट नहीं की है या गलत पोस्ट की है। डबल एंट्री पूरी होनी चाहिए। 22 की डबल एंट्री हुई है भला? 22 कहाँ पर गलती है? कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग 618। हाँ एक चीज़ नहीं की आपने, एक चीज़ नहीं की है। यहाँ पर आपने 200 के ऊपर लेकर आए थे, इसको रिकवर नहीं किया। इसका इंटरेस्ट तो रिकॉर्ड किया ही नहीं है। एक एंट्री, एक तो एंट्री ये अब आपने करनी है, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है 1 साल का। एक एंट्री ये मिसिंग है, आंसर से मिसिंग है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट 200 के ऊपर कितना परसेंट रेट था? 15%। 15% रेट था। 30 की एंट्री ये होनी चाहिए। इंटरेस्ट एक्सपेंस किस में लिखा जाएगा? CRE में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 30 से और डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट 30 से। एक तो ये गलती मिली हमें, लेकिन ये एंट्री गलत होने से आउट तो नहीं हुआ। नहीं आउट होने का नहीं बनता, ठीक है। आप एंट्री मिस कर सकते हैं, आउट नहीं हो सकते, ये मसला है। अच्छा जी, और क्या क्या चीज़ की है जनाब ने? 13 ऐड हुआ है, 5 लेस हुआ है, 11 लेस हुआ है, 3 हो गए। 70 के साथ पोस्ट एक्विजिशन लॉस्ट 70 आ रहा है जी। इधर 75 क्यों लाई कर आए आप? 70% और 30% है या 75 और 25% है हमारा? SRE में कुछ हुआ है। वो SRE वाले लेजर में कुछ हुआ होगा। सब्सिडी वाले रिटेन है। शेयर कितना है? 70% है। एक तो ये एंट्री आपने 75 और 25 के साथ करवाई है। एसोसिएट
ये भी सही करें, 70 और 30% करें। एक ये गलत करवाई गई है, ये 30 आएगा, ये 70 आएगा। इसकी वजह से बैलेंस यहाँ पर 365 बन रहा है और ये पता नहीं क्या बन रहा है, ये भी देखते हैं जी। तो ये 70 हो गया। इन्वेस्टमेंट इन लॉस, अब एंट्री, अब बैलेंस बनाएं कितना बनता है। बारगेन परचेज कितनी आई है, बारगेन परचेज भी थोड़ी सी फ़र्क आई है। ये बच्चा जी यहाँ पर भी गलत है, 25% नहीं है, ये 30% लेकर आए। सबसे पहले शेयर ही हम भूले हुए हैं, परसेंटेज ही भूले हुए हैं। 75-25 कर रहे हैं, 70-30 करनी है। 70-30 करें जी, तो 1% हम गलत ले रहे हैं। ठीक है जी, जल्दी नहीं बचानी है। कितनी है जी, 474। ये इधर से जाएगा इधर, 474। अब बताएं बारगेन परचेज कितना आ रहा है, सीआरई में कितना लेकर जाऊं? पक्की बात है, हाँ अब सही है, 406। ये से इधर आ गया 406। एंट्री अभी भी आउट नहीं थी, एंट्री का मसला कहीं और है। चलें जी, ये आ गया। नेक्स्ट क्या चीज़ है, आउट होने का कोई तक नहीं बनता। ये वाला बैलेंस कितना आया, एनसीआई 444। ये 444 आया यहाँ पर, कितना, एनसीआई 444। आपकी परसेंटेजेस आउट हैं। ये वाला बैलेंस कितना आया जी, 899। तो 1% आपने सही नहीं ली है, 899। और अब ये वाला बैलेंस कितना आया, ये कितना आया, 933। 933 टोटल लगाएं। तो एक गलती हुई थी हमसे, घर में बैठे हुए बच्चों, आप दूर से कह रहे हो सर जी 30% है, 30% है, 25% ना लो। यप, हाँ पहले भी यही था। नहीं, आउट नहीं हो सकता बेटा, आउट नहीं हो सकता। इधर उधर टोटलिंग का कोई मसला हुआ है आपका, दैट इज नॉट पॉसिबल। कि परसेंटेज अगर गलत भी हो गई हो तो बारफरकेट इधर इधर हो रहा है। एनसीए 5% इधर चला गया तो आउट नहीं होता बेटा, आपकी परसेंटेज गलत ली गई है, आपकी टोटलिंग में मसला था। जी जी, ये तो ठीक है, टोटलिंग में मसला था और कोई मसला नहीं था। मैंने तो जस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन किया है। पूरे क्वेश्चन में जो मैं चीज भूला था वो इंटरेस्ट भूला था, कि मैं इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया। ठीक, लेकिन क्वेश्चन आउट फिर भी नहीं था। ठीक, क्योंकि डबल एंट्री नहीं हुई थी। ठीक है, तो डबल एंट्री की बेसिस के ऊपर जब आप चल रहे हैं, आप कोई चीज भूल सकते हैं, आउट होने का सवाल नहीं होता। आप पेपर में यहां पे लाके छोड़ सकते हैं, लेकिन बी कॉन्फिडेंट आपका क्वेश्चन आउट नहीं होगा। नेवर एवर, मेरा नहीं हुआ कभी। जब से मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेरा कंसोलिडेशन हो, फाइनल अकाउंट हो, मेरा क्वेश्चन आउट नहीं हुआ कभी। रीजन, मैं डबल एंट्री से चलता हूं। डबल एंट्री आपने पोस्ट की है तो सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे आपका फाइनल अकाउंट हो, चाहे आपका कंसोलिडेशन का फाइनल अकाउंट हो, कि ये आउट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ टोटलिंग एरर की वजह से आउट हो जाए तो हो जाए, जेनुअली कॉन्सेप्चुअली एरर नहीं होगा। हाँ, टॉप ने किया, 495 लिखना था, 465 लिखा गया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। जल्दी में मुझे नहीं याद रही थी परसेंटेज, मैंने दोबारा से देखी भी नहीं, आप भी नहीं बोले, 30 है किसी, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा काम इजाफी करना पड़ गया। बच्चों, घर में बैठे हुए बच्चों, आपकी मेहरबानी होगी। आई डू हैव अ वेरी ह्यूज जर्नल एंट्रीज जो कि होनी है, जो कि होती हैं। ये टी अकाउंट है, उसके एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या कुछ होगा, एसआरई में क्या क्या कुछ एंट्रीज आएंगी, सीआरई में क्या क्या कुछ कब कब होगा, एनसीआई में क्या क्या कुछ कब कब होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्या क्या कुछ एडजस्टमेंट कैसे उठानी है, वो सारा का सारा
तरीकाकार मौजूद है मेरे पास विद दी जर्नल एंट्रीज, ऑल द जर्नल एंट्रीज जो कि होती हैं, जो कि हो सकती हैं, माइट भी। अब इसके अंदर जैसे ये लॉस की आ गई एंट्री, मैंने ये वाली एंट्री नहीं लिखी होगी, इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग। मैंने शायद प्रॉफिट की जरूर लिखी हो, रूटीन में वो आ रही थी, ये फर्स्ट टाइम आ गई है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह करवाई हुई थी कि भाई लॉस आ जाएगा तो बस ऐसे इधर इधर जाना है, ठीक, अगर आ जाएगा तो ठीक। तो मैंने क्वेश्चन देखा है, मैंने कहा यार जबरदस्त लॉस आया हुआ, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। कोई एक आधी एंट्री गलत कर सकते हो लेकिन आउट नहीं होगा काइंडली। कोई वर्किंग गलत कर सकते हो आप कि आपकी कैलकुलेशन ही गलत हो गया, या ये आप ये भूल जाएं कि यार इसे नेट ऑफ लेना है, या आप ये हो सकता है कि आप इसका पीस शेयर ना कैलकुलेट करो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर वो चीज़ें ठीक हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% 20 में से 20 मार्क्स आपको देगा इंशाल्लाह, 18 में से 18 देगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।